विहान, तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम्हारी शादी कियारा से नहीं बल्कि आध्या नाम की लड़की से हो। एक पल के लिए जैसे समय थम गया। विहान को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह अचानक खड़ा हो गया। क्या? आध्या? ये आध्या कौन है पापा? मैं उसे जानता तक नहीं। विहान ने गुस्से से कहा। लेकिन पापा, किसी का एहसान उतारने का मतलब यह तो नहीं कि मेरी पूरी जिंदगी का फैसला कर दिया जाए। मैं कियारा से प्यार करता हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। मुंबई शहर की चमचमाती रोशनी, आसमान को छूती ऊंची ऊंची इमारतें और चौबीसों घंटे दौड़ती जिंदगी के बीच विहान मल्होत्रा नाम का एक युवक रहता था। उम्र सिर्फ 28 साल, लेकिन मेहनत, समझदारी और लगन के दम पर उसने बिजनेस की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली थी। शहर के बड़े बड़े उद्योगपति भी उसकी काबिलियत की तारीफ करते थे। सुबह से रात तक उसकी जिंदगी मीटिंग्स, क्लाइंट्स, नए प्रोजेक्ट्स और बिजनेस डील्स के इर्द गिर्द घूमती थी। सफलता उसके कदम चूम रही थी, लेकिन इस चमक दमक के पीछे उसकी जिंदगी का एक ऐसा सच छिपा था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। काम खत्म होने के बाद उसके दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता था, जब वह अपनी गर्लफ्रेंड कियारा से मिलता। दोनों कॉलेज के दिनों से एक दूसरे के साथ थे। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। दोनों ने साथ जीने मरने के सपने देखे थे और अब दोनों परिवार वालों से शादी की बात करने की तैयारी कर रहे थे। विहान को पूरा विश्वास था कि कियारा ही उसकी जीवन संगिनी बनेगी, लेकिन किस्मत अक्सर इंसान की बनाई हुई योजनाओं पर मुस्कुरा देती है। विहान के परिवार में पिछले कुछ महीनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसके पिता राजीव मल्होत्रा अनुभवी बिजनेसमैन थे, लेकिन बढ़ती उम्र और जिम्मेदारियों ने उन्हें थका दिया था। दूसरी ओर उसकी मां सुनंदा की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और दिल की गंभीर बीमारी थी। डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कह दिया था कि किसी भी बड़े मानसिक तनाव या गहरे सदमे में उनकी जान को खतरा हो सकता है। यह बात पूरे परिवार को अंदर ही अंदर डरा रही थी। विहान अपनी माँ से बेहद प्यार करता था। बचपन से ही लेकर आज तक उसने माँ को कभी दुखी नहीं देखना चाहा था। उनकी मुस्कान ही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। एक शाम ऑफिस से निकलते समय विहान के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर पिता का नाम चमक रहा था। उसने तुरंत कॉल उठाई। उधर से राजीव की गंभीर आवाज सुनाई दी। बेटा, आज सीधे घर आ जाना, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारी माँ भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि विहान का दिल अनजाने डर से भर गया। उसने बिना कोई सवाल किए हाँ कहा और तुरंत घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि पूरा माहौल असामान्य रूप से शांत था। पिता स्टडी रूम में बैठे थे और माँ अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनके चेहरे की कमजोरी देखकर विहान का दिल भर आया। वह उनके पास जाकर बैठ गया, उनका हाथ अपने हाथों में लिया और धीमे स्वर में बोला, माँ, कैसी तबीयत है आपकी? सुनंदा ने हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की और बोली, अब तुम आ गए हो तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। उनकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा कमजोर थी। राजीव ने विहान को अपने पास बैठने का इशारा किया। कुछ क्षण तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, मैं बात घुमाकर नहीं करूंगा। डॉक्टरों ने तुम्हारी माँ की हालत को लेकर हमें साफ चेतावनी दी है। उन्हें किसी भी तरह का मानसिक आघात नहीं मिलना चाहिए। उनकी एक आखिरी इच्छा है और वह चाहती है कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। विहान ने बिना देर किए जवाब दिया, तो इसमें समस्या क्या है पापा? मैं भी कियारा से शादी करना चाहता हूँ। आप लोग चाहे तो अगले महीने ही बात आगे बढ़ा सकते हैं। राजीव ने धीरे से सिर हिलाया और बोले, समस्या यही है बेटा। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम्हारी शादी कियारा से नहीं बल्कि आध्या नाम की लड़की से हो। एक पल के लिए जैसे समय थम गया। विहान को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह अचानक खड़ा हो गया। क्या? आध्या? ये आध्या कौन है पापा? मैं उसे जानता तक नहीं। राजीव ने शांत स्वर में कहा, आध्या एक छोटे शहर की लड़की है। उसकी माँ तुम्हारी माँ की बचपन की सबसे करीबी सहेली थी। कई साल पहले जब तुम्हारी माँ बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ी थी, तब आध्या की माँ ने दिन रात उसकी सेवा की थी। उसी समय तुम्हारी माँ ने मन ही मन ठान लिया था कि अगर कभी मौका मिला तो आध्या को अपनी बहू बनाएंगी। लेकिन कुछ साल पहले आध्या की माँ इस दुनिया से चली गई। तब से वह लड़की अकेली है, अपनी चाची के घर रहकर पढ़ाई कर रही है। तुम्हारी माँ आज भी उसे अपनी बेटी की तरह मानती है। विहान ने गुस्से से कहा, लेकिन पापा, किसी का एहसान उतारने का मतलब यह तो नहीं कि मेरी पूरी जिंदगी का फैसला कर दिया जाए। मैं कियारा से प्यार करता हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता।
राजीव की आवाज भर्रा गई। अगर तुम मना कर दोगे तो तुम्हारी माँ टूट जाएगी बेटा। डॉक्टर पहले ही कह चुके हैं कि कोई भी बड़ा सदमा उनकी जान ले सकता है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी पत्नी को खोना भी नहीं चाहता। इतना सुनते ही सुनिंदा ने कांपते हुए हाथ से विहान का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, अगर मेरी कोई बात कभी मानी हो तो बस ये आखिरी इच्छा पूरी कर दो। आध्या बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस घर को संभाल लेगी। विहान के भीतर जैसे दो दुनिया आपस में टकरा रही थी। एक तरफ कियारा के साथ बिताए गए सालों का प्यार था, दूसरी तरफ माँ की जिंदगी। वह कुछ देर तक कमरे में चुपचाप टहलता रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। आखिर बिना कुछ कहे वह घर से बाहर निकल गया। उसके कदम अनजाने में कियारा के घर की ओर बढ़ गए। दरवाजा खुलते ही कियारा मुस्कुराई, लेकिन विहान का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी मुस्कान गायब हो गई। क्या हुआ विहान, सब ठीक तो है? उसने घबरा कर पूछा। विहान ने गहरी सांस ली और पूरी बात बता दी। एक एक शब्द सुनते ही कियारा की आंखों में आंसू भर आए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें अपने लिए फैसला लेना चाहिए। विहान ने उसका हाथ थाम लिया। काश बात इतनी आसान होती कियारा। अगर मैं मना कर दूं और माँ को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। कियारा रोते हुए बोली, तो क्या हमारे सारे सपने ऐसे ही खत्म हो जाएंगे? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था? विहान के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे थोड़ा समय दो, मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि सही क्या है। उस रात विहान अपने अपार्टमेंट की छत पर अकेला खड़ा देर तक मुंबई की रोशनियों को देखता रहा। शहर पहले जैसा ही था, लेकिन उसकी जिंदगी पल भर में बदल चुकी थी। एक तरफ माँ की सांसें थी, दूसरी तरफ उसका अपना प्यार। पूरी रात वह सो नहीं सका। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया। वह सीधे पिता के पास गया और धीमी आवाज में बोला, पापा, मैं तैयार हूँ। अगर मेरी शादी से माँ की खुशी और उनकी सेहत जुड़ी है तो मैं ये रिश्ता स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक बात साफ है, मैं ये शादी सिर्फ माँ के लिए कर रहा हूँ। राजीव की आंखों में राहत के आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को गले लगा लिया। जब सुनंदा को यह खबर मिली तो कई दिनों बाद उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौटी। उन्हें लगा जैसे उनकी सबसे बड़ी चिंता खत्म हो गई हो। लेकिन उसी समय कहीं शहर के दूसरे कोने में कियारा टूटकर बिखर रही थी और एक छोटे से शहर में रहने वाली आध्या को अभी तक यह भी नहीं पता था कि किस्मत उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। छोटे से शहर रायगढ़ के एक पुराने मोहल्ले में आध्या अपनी चाची सविता के घर रहती थी। माता पिता का साया बचपन में ही उसके सिर से उठ चुका था। उसकी माँ के निधन के बाद चाची ने उसे अपने घर तो रख लिया था, लेकिन कभी बेटी का प्यार नहीं दिया। घर के हर काम की जिम्मेदारी उसी पर थी। सुबह सबसे पहले उठना, आंगन में झाड़ू लगाना, पानी भरना, रसोई संभालना और फिर कॉलेज जाना, यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। इन सब के बावजूद उसने कभी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। उसका सपना था कि एक दिन वह एक अच्छी टीचर बने और अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी माँ का सपना पूरा करे। बीएड की पढ़ाई उसके लिए सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि नई जिंदगी की उम्मीद थी। उस दिन भी आध्या अपनी किताब लेकर बैठी ही थी कि चाची की तेज आवाज सुनाई दी, आध्या कहाँ मर गई? घर का काम छोड़कर फिर किताबों में घुस गई। पढ़ लिख कर कौन सी कलेक्टर बनना है? आध्या ने बिना कुछ कहे किताब बंद कर दी और रसोई की ओर चली गई। वह जानती थी कि जवाब देने से सिर्फ अपमान मिलेगा। उसने चुपचाप खाना बनाया, बर्तन साफ किए और फिर कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। तभी चाची ने उसे रोक लिया। आज कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। आध्या एक पल के लिए चौंक गई। मुझे देखने? उसने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, शादी का रिश्ता आया है। अब तुम्हारी उम्र भी हो गई है, जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा है। आध्या ने कुछ नहीं कहा। उसने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा था। उसके सारे सपने उसकी पढ़ाई और नौकरी तक ही सीमित थे। लेकिन चाची के सामने उसकी कोई नहीं चलती थी। वह अपने कमरे में गई, माँ की तस्वीर के सामने बैठी और धीरे से बोली, माँ, अगर आज आप होती तो शायद मेरी जिंदगी का फैसला कोई और नहीं करता। दोपहर होते होते घर में हलचल शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद एक बड़ी कार घर के बाहर आकर रुकी। उसमें से राजीव मल्होत्रा उतरे। उनके साथ दो रिश्तेदार भी थे।
चाची तुरंत बनावटी मुस्कान के साथ उनका स्वागत करने लगी। आध्या को साधारण गुलाबी रंग की साड़ी पहनाकर सामने बुलाया गया। उसने सिर झुकाकर सबको नमस्ते किया। राजीव ने पहली नजर में ही महसूस कर लिया कि लड़की बेहद सादगी पसंद है। उसके चेहरे पर बनावटीपन नहीं था, आंखों में मासूमियत थी और बात करने का तरीका बहुत विनम्र था। उन्होंने उससे पूछा, बेटी अभी क्या पढ़ रही हो? आध्या ने धीरे से जवाब दिया, जी बीएड कर रही हूँ, आगे स्कूल में टीचर बनना चाहती हूँ। अगर शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखने का मौका मिले तो क्या पढ़ोगी? आध्या ने पहली बार हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जी अगर अनुमति मिले तो मैं जरूर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहूंगी। राजीव ने संतोष की सांस ली। उन्हें लगा कि सुनंदा की पसंद सचमुच गलत नहीं थी। बातचीत खत्म होने के बाद वे बाहर आ गए। चाची भी उनके पीछे पीछे चली गई। कुछ देर तक दोनों के बीच बातें होती रहीं। आखिर में राजीव ने कहा, अगर आध्या को कोई आपत्ति नहीं है तो हमें यह रिश्ता स्वीकार है। चाची के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। उन्होंने बिना एक पल गंवाए तुरंत हामी भर दी। उन्हें आध्या के भविष्य से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि अब उनकी जिम्मेदारी खत्म होने वाली थी। शाम को चाची ने आध्या को अपने कमरे में बुलाया। लड़के वालों ने रिश्ता पक्का कर दिया है। लड़का मुंबई का बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़ों की संपत्ति है। तुम्हारी किस्मत खुल गई। आध्या कुछ पल तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, लेकिन चाची क्या उन्होंने मुझे देखा भी है? क्या लड़के की भी इस रिश्ते के लिए सहमति है? चाची ने झुंझला कर कहा, इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, यही बहुत है, ज्यादा सवाल मत पूछो। उस रात आध्या को बिल्कुल नींद नहीं आई। मन में अनगिनत सवाल थे। जिस इंसान से उसकी शादी होने वाली थी, उसने उसे देखा भी होगा या नहीं? वह कैसा होगा? क्या वह उसकी पढ़ाई जारी रखने देगा? क्या वह उसे समझ पाएगा? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। उधर मुंबई में विहान भी बेचैन था। उसने कई बार कियारा का नंबर मिलाया। आखिरकार दोनों एक कैफे में मिले। कियारा की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। उसने विहान की तरफ देखते हुए कहा, क्या सच में तुम ये शादी करने वाले हो? विहान ने भारी आवाज में कहा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है कियारा। रास्ता हमेशा होता है विहान, तुम सिर्फ कोशिश नहीं करना चाहते। अगर मेरी एक जिद से माँ को कुछ हो गया तो क्या मैं सारी जिंदगी खुद को माफ कर पाऊंगा? कियारा की आंखों से आंसू बह निकले। तो हमारे रिश्ते का क्या होगा? विहान ने नजरें झुका ली। मैं नहीं जानता, लेकिन अभी मैं सिर्फ माँ के बारे में सोच सकता हूँ। कियारा कुर्सी से उठी और बोली, अगर तुमने किसी और से शादी कर ली तो शायद मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर वह वहां से चली गई। विहान उसे जाता हुआ देखता रह गया, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से बंध गए थे। वह उसे रोकना चाहता था, मगर हालात उसके हाथ में नहीं थे। अगले कुछ दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दोनों परिवारों के बीच रस्मों की तारीख तय हो गई। विहान ने एक बार भी आध्या से बात करने की कोशिश नहीं की। दूसरी ओर आध्या ने भी अपनी किस्मत मानकर सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसे बस इतना बताया गया था कि उसका होने वाला पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। शादी से एक दिन पहले आध्या अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठी थी। उसने तस्वीर को सीने से लगाया और आंसू रोकते हुए बोली, माँ, मैं नहीं जानती कि मेरी नई जिंदगी कैसी होगी। बस इतना आशीर्वाद देना कि जहाँ भी जाऊं अपने संस्कार कभी ना भूलूं और हर मुश्किल का सामना हिम्मत से कर सकूं। उधर उसी रात विहान अपने कमरे की खिड़की से बाहर फैली मुंबई की रोशनियों को देख रहा था। उसके सामने कियारा की मुस्कान बार बार आ रही थी। उसे लग रहा था कि वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला नहीं, बल्कि सबसे बड़ा समझौता करने जा रहा है। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, काश ये सब सिर्फ एक बुरा सपना होता। लेकिन अगली सुबह वह सपना नहीं, हकीकत बनने वाली थी। एक तरफ आध्या दुल्हन बनने की तैयारी कर रही थी, तो दूसरी तरफ विहान दूल्हे की पोशाक पहन रहा था। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अनजान थे, फिर भी कुछ ही घंटों बाद 7 फेरों के बंधन में बंधने वाले थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही मंदिर परिसर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। शहनाइयों की मधुर धुन वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। रिश्तेदार धीरे धीरे मंदिर पहुंचने लगे थे। राजीव मल्होत्रा हर व्यवस्था पर खुद नजर रख रहे थे, जबकि सुनंदा जी व्हील चेयर पर बैठी हुई सब कुछ देख रही थी। लंबे समय बाद उनके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा आज पूरी होने वाली है।
है। दूसरी ओर विहान दूल्हे के वेश में बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर न खुशी थी न उत्साह। वह सिर्फ रस्में निभाने आया हुआ एक ऐसा इंसान लग रहा था जिसने अपनी इच्छाओं को हालात के आगे झुका दिया हो। कुछ देर बाद आध्या भी दुल्हन के रूप में मंदिर पहुंची। लाल रंग की साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी, हल्का सा श्रृंगार और झुकी हुई निगाहें उसकी सादगी को और भी निखार रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह पहली बार इतने बड़े लोगों के बीच खड़ी थी। उसकी नजर एक पल के लिए विहान पर पड़ी, लेकिन विहान की आंखें कहीं और ही खोई हुई थी। उसने आध्या की तरफ ठीक से देखा तक नहीं। आध्या के मन में हल्की सी कसक उठी, मगर उसने उसे अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। पंडित जी ने शुभ मुहूर्त की घोषणा की और दोनों को मंडप में बुलाया। मंत्रोच्चारण शुरू हुआ। अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लिए गए। हर फेरे के साथ एक नया वचन लिया जा रहा था, लेकिन उन वचनों का अर्थ इस समय शायद सिर्फ आध्या ही महसूस कर रही थी। विहान के लिए यह सब सिर्फ एक जिम्मेदारी थी। जब सिंदूर भरने की रस्म आई तो विहान ने बिना कुछ कहे आध्या की मांग में सिंदूर भर दिया। उसके बाद उसने मंगलसूत्र भी पहना दिया। उसी क्षण आध्या की आंखें नम हो गई। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि चाहे उसके पति उसे अपनाए या नहीं, लेकिन वह इस रिश्ते की मर्यादा हमेशा निभाएगी। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद राजीव ने आगे बढ़कर आध्या के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से यह घर तुम्हारा है बेटी। हमें उम्मीद है कि तुम इस परिवार को हमेशा जोड़ कर रखोगी। आध्या ने नम आंखों से उनके पैर छू लिए। सुनिंदा जी ने भी उसे आशीर्वाद तो दिया, लेकिन उसके चेहरे पर अपनापन अभी पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था। शायद बीमारी, चिंता और बड़े घर की आदतों ने उनके स्वभाव को कठोर बना दिया था। शाम तक सभी रस्में पूरी हो गई और आध्या की विदाई का समय आ गया। घर छोड़ते समय उसने अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, माँ, आज से मैं सचमुच अकेली हो गई हूँ। अब आपका आशीर्वाद ही मेरा सहारा है। कार धीरे धीरे आगे बढ़ गई और उसके बचपन का वह छोटा सा घर पीछे छूट गया। कई घंटों की यात्रा के बाद कार मुंबई में मल्होत्रा हाउस के सामने आकर रुकी। विशाल बंगला, ऊंचा लोहे का गेट, सुंदर बगीचा और आलीशान सजावट देखकर आध्या कुछ पल के लिए हैरान रह गई। उसने इतनी भव्य दुनिया पहले कभी नहीं देखी थी। उसके मन में घबराहट और बढ़ गई। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत बेटी, अब यही तुम्हारा घर है। घर के मुख्य द्वार पर गृह प्रवेश की रस्म हुई। आध्या ने चावल से भरा कलश गिराया और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। उसने मन ही मन इस घर की खुशहाली की प्रार्थना की, लेकिन जैसे ही रस्म पूरी हुई, सुनंदा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे घर के कुछ नियम हैं, उम्मीद है कि तुम उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाओगी। आध्या ने सिर झुकाकर कहा, जी माँ जी। शाम तक सभी रिश्तेदार विदा हो गए। पूरे घर में अब सिर्फ परिवार के लोग रह गए थे। आध्या अपने नए कमरे में बैठी थी। उसके मन में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। तभी कमरे का दरवाजा खुला और विहान अंदर आया। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। आखिरकार विहान ने धीरे लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ बातें पहले ही साफ साफ बता देनी चाहिए। आध्या ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। विहान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने यह शादी अपनी मर्जी से नहीं की। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। यह रिश्ता सिर्फ मेरी माँ की खुशी के लिए हुआ है, इसलिए मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हारी इज्जत हमेशा करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। ये शब्द सुनते ही आध्या का दिल जैसे टूट गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सारी उम्मीदें एक ही पल में खत्म कर दी हो। लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने बहुत शांत स्वर में कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं कभी आप पर कोई अधिकार नहीं जताऊंगी। मैं सिर्फ इस घर की जिम्मेदारियां निभाऊंगी। विहान ने पहली बार उसकी तरफ गौर से देखा। उसे उम्मीद थी कि आध्या बहस करेगी, सवाल पूछेगी या रोएगी, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ दर्द था और उस दर्द के पीछे एक अजीब सी शांति। विहान बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया।
आध्या देर तक वहीं बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसने किसी को आवाज नहीं दी। उसने अपने आंसू खुद ही पोंछे और मन ही मन एक फैसला किया, अगर भगवान ने मुझे यह रिश्ता दिया है तो मैं इसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी, चाहे बदले में मुझे कुछ भी मिले या ना मिले। अगली सुबह आध्या सूरज निकलने से पहले ही उठ गई। उसने जल्दी से तैयार होकर रसोई का काम संभाल लिया। जब सुनिंदा जी नीचे आई तो उन्होंने देखा कि चाय, नाश्ता और पूजा की सारी तैयारी पहले से ही हो चुकी है। उन्होंने बिना कोई प्रशंसा किए सिर्फ इतना कहा, ठीक है, अब से रोज यही समय रहेगा। इस घर में किसी तरह की लापरवाही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आध्या ने मुस्कुराकर जी कहा और अपने काम में लग गई। शादी को कुछ दिन बीत चुके थे। मल्होत्रा हाउस की हर सुबह अब आध्या की मेहनत से शुरू होने लगी थी। सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाती। सबसे पहले भगवान के मंदिर में दीपक जलाती, फिर रसोई में जाकर पूरे घर के लिए चाय और नाश्ते की तैयारियां करती। उसके बाद नौकरों को दिन भर के काम समझाती और खुद भी हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी में हाथ बटाती। इतने बड़े घर में काम करने की उसे आदत नहीं थी, फिर भी उसने कभी किसी काम से पीछे हटने की कोशिश नहीं की। उसके मन में बस एक ही बात रहती थी कि अगर यह घर उसका अपना है तो इसकी हर जिम्मेदारी भी उसकी है। राजीव कई दिनों से चुपचाप आध्या को देख रहे थे। उन्हें महसूस होने लगा था कि सुनंदा ने जिस लड़की को अपनी पसंद से इस घर की बहू बनाया है वह सचमुच संस्कारों से भरी हुई है। एक सुबह जब राजीव ने देखा कि आध्या नौकरानी की मदद से पूरा पूजा घर साफ कर रही है तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, इतना काम अकेले मत किया करो, घर में नौकर है, उन्हें भी करने दो। आध्या ने आदर से जवाब दिया, पापा जी, काम करने से मुझे कभी थकान नहीं होती। माँ कहती थी कि जिस घर में रहो उसे अपना घर समझकर संभालो। राजीव उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए भावुक हो गए। उन्हें बरसों पहले आध्या की माँ की वही बातें याद आ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि सचमुच बेटी अपनी माँ के संस्कार लेकर आई है। लेकिन सुनंदा का व्यवहार अभी भी पहले जैसा ही था। वे हर काम में कोई न कोई कमी निकाल ही देती थी। कभी कहती कि चाय में चीनी कम है, कभी कहती कि सब्जी में मसाला ज्यादा है, तो कभी सफाई में कोई छोटी सी गलती पकड़ लेती। आध्या हर बार बिना कोई सफाई दिए सिर्फ जी माँ जी कहकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश करती। उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उधर विहान पहले की तरह सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता और देर रात तक लौटता। घर में उसकी और आध्या की बातचीत सिर्फ जरूरत भर की होती। वह कोशिश करता कि दोनों के बीच की दूरी बनी रहे, लेकिन आध्या ने भी कभी उससे किसी रिश्ते की उम्मीद नहीं जताई। वह सिर्फ इतना ध्यान रखती कि उसके जाने से पहले नाश्ता तैयार हो जाए और लौटने पर खाना गर्म मिले। एक दिन नाश्ता करते समय राजीव ने विहान से कहा, बेटा, आज शाम जल्दी घर आ जाना, कई दिनों से हम सब ने साथ बैठकर खाना नहीं खाया। विहान ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, कोशिश करूंगा पापा, आज एक जरूरी मीटिंग है। सुनंदा ने तुरंत कहा, ऑफिस का काम कभी खत्म नहीं होगा, घर भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। विहान ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप ऑफिस चला गया। उधर आध्या पूरे दिन घर के कामों में लगी रही। दोपहर के समय जब उसे थोड़ा खाली समय मिला तो वह अपने कमरे में जाकर अलमारी से अपनी बीएड की किताबें निकाल लाई। किताबों पर जमी हल्की सी धूल साफ करते हुए उसकी आंखें भर आई। उसने किताब खोलकर पढ़ना शुरू ही किया था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। घबराकर उसने किताब बंद कर दी। दरवाजा खोलते ही सामने सुनंदा खड़ी थी। उन्होंने कमरे में नजर दौड़ाई और किताब देखकर पूछा, ये क्या है? आध्या ने धीरे से कहा, माँ जी, मेरी पढ़ाई की किताबें हैं, अब इनकी जरूरत नहीं है। आध्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ जी, मेरा बीएड का आखिरी साल है, अगर मैं परीक्षा दे दूं तो। सुनिंदा ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। शादी के बाद लड़की का पहला कर्तव्य अपना घर होता है, पढ़ाई नहीं। तुम्हारे पास इतना समय है कि किताबें पढ़ो, इसका मतलब तुम घर के काम ठीक से नहीं कर रही हो। आध्या कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने चुपचाप किताब बंद करके अलमारी में रख दी। सुनंदा कमरे से बाहर चली गई, लेकिन आध्या देर तक उसी बंद अलमारी को देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सपनों पर भी ताला लग गया हो। शाम को विहान ऑफिस से लौटा तो वह काफी थका हुआ था। जैसे ही वह अपने कमरे की ओर जा रहा था, उसकी नजर
गलियारे में रखे कुछ कागजों पर पड़ी। उसने उन्हें उठाया तो देखा कि वे बीएड की परीक्षा का फॉर्म और कुछ नोट्स थे। तभी आध्या जल्दी से वहां आई और बोली, वो ये मेरे हैं। विहान ने पहली बार उत्सुकता से पूछा, तुम पढ़ाई कर रही थी? आध्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी, शादी से पहले बीएड कर रही थी, बस 1 साल बाकी है। तो अब क्यों नहीं पढ़ रही? आध्या ने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, अब परिस्थितियां बदल गई हैं। विहान ने उसकी आंखों में छिपा दर्द महसूस किया, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ कागज उसे वापस दिए और अपने कमरे में चला गया। मगर पहली बार उसके मन में यह सवाल उठा कि क्या सचमुच आध्या ने अपनी सारी इच्छाएं सिर्फ इस घर के लिए छोड़ दी है। रात को खाने की मेज पर पूरा परिवार बैठा था। तभी सुनंदा ने कहा, कल मेरे कुछ रिश्तेदार घर आ रहे हैं। आध्या, सारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। जी माँ जी, और याद रखना, उनके सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना। आध्या ने फिर सिर झुका दिया। अगले दिन सुबह से ही वह तैयारियों में लग गई। उसने पूरे घर की सफाई करवाई, अपने हाथों से कई तरह के पकवान बनाए और मेहमानों के आने से पहले हर व्यवस्था पूरी कर दी। दोपहर तक रिश्तेदार आ गए। सबने घर की सजावट और खाने की खूब तारीफ की। एक बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराकर पूछा, भाभी, ये सब किसने बनाया है? सुनंदा ने एक पल के लिए आध्या की तरफ देखा और बोली, बहू ने बनाया है। महिला ने आध्या को देखकर कहा, बहुत अच्छे संस्कार हैं बेटी, आजकल की लड़कियां इतना सब कहाँ कर पाती है। पहली बार किसी ने पूरे घर में आध्या की खुलकर तारीफ की थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पहली बार किसी ने पूरे घर में आध्या की खुलकर तारीफ की थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन उसी समय सुनंदा ने बात बदलते हुए कहा, अभी इसे बहुत कुछ सीखना है। आध्या ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सबको खाना परोसा और चुपचाप रसोई में चली गई। शाम को जब सभी मेहमान चले गए तो राजीव ने सुनंदा से कहा, तुम्हें मानना पड़ेगा, आध्या ने आज सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। सुनंदा ने धीरे से कहा, अभी सिर्फ कुछ दिन हुए हैं, जल्दी किसी के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। यह बात आध्या ने अनजाने में सुन ली। उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और हमेशा की तरह अपने काम में लग गई। उधर विहान अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा कुछ सोच रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस लड़की को वह सिर्फ मजबूरी समझकर इस घर में लाया था, वह बिना किसी शिकायत के हर रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश कर रही है। उसके मन में पहली बार आध्या के लिए सम्मान का एक छोटा सा बीज अंकुरित होने लगा। हालांकि वह खुद अभी इस बदलाव को समझ नहीं पा रहा था। दूसरी ओर आध्या को अब भी यही लगता था कि शायद उसके हिस्से में सिर्फ जिम्मेदारियां ही लिखी है। अगली सुबह हमेशा की तरह आध्या सबसे पहले उठ गई। उसने स्नान करके मंदिर में दीपक जलाया और पूरे घर की सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। उसके बाद वह रसोई में जाकर नाश्ते की तैयारी में लग गई। सुनंदा जी की दवाइयों का समय, राजीव जी की बिना चीनी वाली चाय और विहान के लिए हल्का नाश्ता, अब उसे सब कुछ याद हो चुका था। किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वह बिना किसी शिकायत के हर काम समय पर पूरा करती थी। नाश्ता करते समय राजीव ने मुस्कुरा कर कहा, आध्या, आज तुमने जो दलिया बनाया है बहुत अच्छा बना है। कई दिनों बाद इतना स्वाद आया है। आध्या ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद पापा जी, अगर अच्छा लगा तो मुझे खुशी है। इतने में सुनंदा जी बोली, अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि रोज तारीफ की जाए। बहू का काम है घर संभालना। राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि सुनंदा का व्यवहार अभी भी पहले जैसा ही कठोर है। आध्या ने भी बात को वही खत्म कर दिया और चुपचाप सबकी प्लेटें उठाने लगी। उधर विहान ऑफिस पहुंच चुका था। दिन भर मीटिंग्स में व्यस्त रहने के बाद दोपहर में उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कियारा का नाम देखकर वह कुछ पल चुप रहा, फिर कॉल रिसीव कर ली। कैसे हो विहान? कियारा ने धीमी आवाज में पूछा। ठीक हूँ, तुम बताओ। ठीक तो मैं भी कह सकती हूँ, लेकिन सच तुम जानते हो। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर कियारा बोली, क्या तुम सच में खुश हो? विहान ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, खुशी और जिम्मेदारी हमेशा एक साथ नहीं चलती कियारा। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि हम साथ हो सकते हैं तो मैं इंतजार कर सकती हूँ। विहान ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता भविष्य में क्या होगा,
लेकिन अभी मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता। यह सुनकर कियारा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, लगता है तुम बदल रहे हो विहान। शायद, या फिर हालात मुझे बदल रहे हैं। कॉल खत्म होने के बाद भी विहान देर तक उसी जगह बैठा रहा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह कियारा से पहले जैसी सहजता से बात नहीं कर पा रहा था। उधर घर में सुनंदा जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था। आध्या घबरा गई, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने तुरंत डॉक्टर को फोन किया, राजीव जी को बुलाया और समय पर दवा भी दे दी। डॉक्टर के आने तक वह लगातार सुनंदा जी के साथ बैठी रही। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, घबराने की बात नहीं है, समय पर दवा मिल गई, इसलिए स्थिति संभल गई, लेकिन इन्हें बिल्कुल तनाव नहीं होना चाहिए। डॉक्टर के जाने के बाद राजीव ने राहत की सांस ली। उन्होंने आध्या की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम समय पर समझदारी नहीं दिखाती तो आज परेशानी बढ़ सकती थी। आध्या ने धीरे से कहा, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है पापा जी। यह सारी बात सुनिंदा जी भी सुन रही थी। पहली बार उसके मन में आध्या के लिए कठोरता थोड़ी कम हुई, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर यह बात जाहिर होने नहीं दी। शाम को जब विहान घर लौटा तो उसे सारी घटना का पता चला। वह सीधे माँ के कमरे में गया। उनकी तबीयत पहले से बेहतर थी। फिर उसकी नजर कमरे के बाहर बैठी आध्या पर पड़ी। वह थकी हुई थी, लेकिन फिर भी हाथ में दवा का समय लिखी हुई डायरी लिए बैठी थी। विहान ने पूछा, तुमने डॉक्टर को बुलाया था? आध्या ने सिर हिलाकर कहा, जी। तुम पूरे समय यहीं थी? जी, माँ जी अकेली थी, इसलिए कहीं नहीं गई। विहान कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके मन में पहली बार सम्मान के साथ साथ एक अपनापन भी महसूस हुआ। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद। आध्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, परिवार के लिए धन्यवाद नहीं कहते। यह सुनकर विहान कुछ क्षण चुप रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। वह बस धीरे से वहां से चला गया। अगले दिन रविवार था। कई दिनों बाद विहान घर पर ही था। सुबह वह बालकनी में बैठा कॉफी पी रहा था। तभी उसकी नजर नीचे बगीचे में गई। आध्या माली के साथ सूखे पौधों में पानी डाल रही थी। उसने देखा कि आध्या हर पौधे को बड़े प्यार से संभाल रही थी। थोड़ी देर बाद राजीव भी वहां आ गए। उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, बेटी, तुम्हें बागवानी भी पसंद है? आध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, जी पापा जी, माँ कहती थी कि पौधे भी इंसानों की तरह प्यार समझते हैं। अगर रोज उनकी देखभाल करो तो वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। राजीव उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। ऊपर खड़ा विहान यह सब देख रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि आध्या छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ लेती है। दोपहर में विहान अपने कमरे में कुछ जरूरी फाइलें देख रहा था। तभी अचानक बिजली चली गई। उसका लैपटॉप बंद हो गया। उसमें एक बेहद महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन था, जिसे अगले दिन क्लाइंट के सामने प्रस्तुत करना था। वह परेशान होकर नीचे आया और इलेक्ट्रिक पैनल देखने लगा। तभी आध्या ने कहा, इन्वर्टर का मेन स्विच बंद हो गया है। शायद कल बारिश की वजह से ढीला हो गया होगा। विहान ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। आध्या ने नौकर को बुलाकर स्विच ठीक करवाया। कुछ ही मिनटों में बिजली वापस आ गई। विहान ने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? आध्या मुस्कुराई। चाची के घर में बिजली खराब होती थी तो इलेक्ट्रीशियन तुरंत नहीं आता था, इसलिए छोटी मोटी चीजें सीखनी पड़ गई। विहान पहली बार खुलकर मुस्कुराया। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें हर काम आता है। आध्या ने सहजता से कहा, जरूरत इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। उसकी यह बात विहान के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। रात को विहान अपने कमरे में बैठा बहुत देर तक सोचता रहा। उसने महसूस किया कि अब वह आध्या को सिर्फ एक मजबूरी की तरह नहीं देख पा रहा था। उसके मन में उसके लिए सम्मान लगातार बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर आध्या अब भी यही मानकर चल रही थी कि विहान की जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल पहले से थोड़ा शांत हो गया था। सुनंदा जी अब पहले की तरह हर छोटी छोटी बात पर आध्या को नहीं टोकती थी, लेकिन उनका स्वभाव पूरी तरह बदला भी नहीं था। आध्या पहले की तरह पूरे मन से घर संभाल रही थी। सुबह की पूजा, रसोई,
दवाइयों का समय, नौकरों की व्यवस्था और पूरे घर की जिम्मेदारियां अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी। वह हर काम इतनी लगन से करती कि किसी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलता। उधर विहान भी अब अनजाने में आध्या को पहले से ज्यादा देखने और समझने लगा था। उसे महसूस होने लगा था कि इस लड़की के चेहरे पर हमेशा मुस्कान है, जबकि उसकी जिंदगी में खुश होने की वजह बहुत कम है। एक दिन ऑफिस में विहान अपने कैबिन में बैठा जरूरी फाइलें देख रहा था कि तभी उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर करण अंदर आया। करण कई सालों से विहान को जानता था और उसकी हर परेशानी समझ जाता था। उसने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुरा कर पूछा, क्या बात है, आजकल बहुत खोए खोए रहते हो, सब ठीक है ना? विहान ने हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों की उलझन छिप नहीं सकी। उसने धीरे से कहा, पता नहीं करण, जिंदगी जितनी आसान लगती थी उतनी है नहीं। करण ने गंभीर होकर पूछा, कियारा से कोई बात हुई? विहान कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, बात तो होती है, लेकिन पहले जैसी नहीं रही। और तुम्हारी पत्नी? विहान ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, आध्या, वो बहुत अलग है। मैंने उसे कभी शिकायत करते नहीं देखा। घर में जितना भी काम हो, हर जिम्मेदारी मुस्कुरा कर निभाती है, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगती। करण मुस्कुराया और बोला, शायद तुम उसे समझने लगे हो। विहान ने तुरंत कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो अच्छी लड़की है। करण ने हंसते हुए कहा, कभी कभी सम्मान ही प्यार बनने की पहली सीढ़ी होता है दोस्त। करण की बात सुनकर विहान कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके शब्द पूरे दिन उसके मन में घूमते रहे। उधर घर में आध्या रसोई का काम खत्म करके अपने कमरे में गई। कई दिनों बाद उसने अलमारी से अपनी बीएड की किताबें निकाली। उसने सोचा कि अगर रोज थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लेगी तो शायद परीक्षा देने का मौका मिल जाए। वह किताब खोलकर पढ़ने लगी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने घबराकर किताब बंद कर दी। दरवाजा खुला तो सामने राजीव जी खड़े थे। उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, बेटी, पढ़ाई कर रही थी? आध्या ने झिझकते हुए कहा, जी बस ऐसे ही। राजीव कमरे के अंदर आए। उन्होंने किताब हाथ में लेकर देखी और बोले, तुम्हारा बीएड का आखिरी साल है ना? आध्या बोली, जी पापा जी। परीक्षा कब है बेटी? करीब 2 महीने बाद, लेकिन शायद अब मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगी। क्यों? आध्या ने धीमी आवाज में कहा, घर की जिम्मेदारियां भी हैं और माँ जी भी नहीं चाहती कि मैं पढ़ाई करूं। राजीव कुछ देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, सपने अधूरे नहीं छोड़ने चाहिए बेटी, सही समय आने दो। आध्या ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। उसे पहली बार लगा कि इस घर में कोई उसकी इच्छाओं को भी समझता है। उसी शाम विहान जल्दी घर लौट आया। जैसे ही वह ड्राइंग रूम में पहुंचा, उसने देखा कि सुनंदा जी की दवा खत्म हो चुकी है। आध्या तुरंत बाहर जाने की तैयारी करने लगी। विहान ने पूछा, कहाँ जा रही हो? आध्या ने कहा, माँ जी की दवा खत्म हो गई है, मेडिकल स्टोर से लेकर आती हूँ। विहान ने कहा, ड्राइवर को भेज देती। आध्या मुस्कुरा कर बोली, वो किसी काम से बाहर गया है, मैं चली जाऊंगी, ज्यादा दूर नहीं है। विहान कुछ कह पाता उससे पहले ही आध्या निकल गई। करीब आधे घंटे बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। विहान बालकनी में खड़ा बारिश देख रहा था। तभी उसकी नजर गेट पर पड़ी। आध्या पूरी तरह भीग चुकी थी। एक हाथ में दवाइयों का पैकेट था और दूसरे हाथ से वह अपनी साड़ी संभालते हुए अंदर आ रही थी। उसने सबसे पहले जाकर सुनंदा जी को समय पर दवा दी। उसके बाद चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। कुछ देर बाद विहान ने देखा कि आध्या को तेज छींके लगी है। उसने कपड़े भी अभी तक नहीं बदले थे। उसने नौकरानी से पूछा, इसने कपड़े क्यों नहीं बदले? नौकरानी बोली, भाभी जी पहले माँ जी की दवा देना जरूरी समझ रही थी, अपने बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं। यह सुनकर विहान के मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। वह पहली बार सीधे आध्या के कमरे की ओर गया। दरवाजे पर दस्तक देकर उसने कहा, अंदर आ सकता हूँ? आध्या ने धीरे से कहा, जी। विहान अंदर आया तो देखा कि आध्या के बाल अभी भी भीगे हुए थे। वह अलमारी से सूखे कपड़े निकाल रही थी। विहान ने हल्की नाराजगी से कहा, तुम्हें पहले कपड़े बदलने चाहिए थे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? आध्या मुस्कुरा कर बोली, माँ जी की दवा का समय निकल जाता, इसलिए पहले वही जरूरी था। विहान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, हर बार दूसरों के बारे में सोचती हो, कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। आध्या ने धीमे स्वर में कहा,
जिस घर को अपना मान लिया जाए वहां अपने और पराये का फर्क नहीं रहता। उसकी यह बात सुनकर विहान के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसके मन में आध्या के लिए सम्मान पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। रात को लगभग 11 बजे सुनिंदा जी पानी पीने के लिए उठी। तभी उन्होंने देखा कि आध्या को तेज बुखार है। वह फिर भी उठकर रसोई में उनके लिए गुनगुना पानी तैयार कर रही थी। सुनंदा ने पहली बार चिंता भरे स्वर में कहा, तुम्हें तो बुखार है, आराम क्यों नहीं कर रही? आध्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस अभी दवा लेकर सो जाऊंगी माँ जी। सुनंदा कुछ क्षण तक उसे देखती रही। उसके मन में पहली बार अपराध बोध की हल्की सी भावना जागी। उन्होंने महसूस किया कि जिस लड़की को उन्होंने हमेशा कठोर शब्द सुनाए, वही बिना किसी शिकायत के उनकी सबसे ज्यादा सेवा कर रही है। उसने विहान के पास जाकर कहा, विहान जाओ, आध्या को बुखार है, उसे दवा दे आओ। बुखार शब्द सुनकर विहान चौंक गया। वह तुरंत आध्या के लिए दवा लेकर गया और उसे दवा देकर सोने के लिए कहकर कमरे से बाहर आया। अगली सुबह विहान ने देखा कि आध्या फिर से रसोई में काम कर रही है। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हारा बुखार उतर गया? आध्या ने मुस्कुरा कर कहा, थोड़ा कम है, काम तो करना ही है। विहान ने पहली बार थोड़े सख्त स्वर में कहा, नहीं, आज तुम कोई काम नहीं करोगी, जाकर आराम करो। आध्या ने तुरंत कहा, लेकिन ये अनुरोध नहीं, मेरी बात है। इतने में राजीव भी वहां आ गए। उन्होंने भी विहान का समर्थन करते हुए कहा, हाँ बेटी, आज आराम करो, घर का काम एक दिन बिना तुम्हारे भी चल जाएगा। आध्या ने पहली बार बिना बहस किए उनकी बात मान ली। वह अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसके मन में एक नई भावना जन्म ले चुकी थी। उसे लगने लगा था कि शायद इस घर में अब उसकी मौजूदगी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रह गई है। उधर विहान पूरे दिन ऑफिस में बैठा रहा, लेकिन उसका ध्यान बार बार घर की ओर जा रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आध्या की तबीयत को लेकर वह इतना बेचैन क्यों है। उसने कई बार फोन उठाया, फिर वापस रख दिया। आखिर शाम को उसने नौकरानी को फोन करके सिर्फ इतना पूछा, भाभी जी का बुखार अब कैसा है? नौकरानी ने मुस्कुरा कर कहा, अब पहले से ठीक है साहब। फोन रखते ही विहान के चेहरे पर अनजाने में सुकून आ गया। उसे खुद भी एहसास नहीं था कि उसके दिल में आध्या के लिए चिंता कब जन्म ले चुकी थी। अगले 2 दिन बाद आध्या पूरी तरह ठीक तो हो गई थी, लेकिन विहान के व्यवहार में आए छोटे छोटे बदलाव अब पूरे घर को दिखाई देने लगे थे। पहले वह बिना कुछ कहे ऑफिस चला जाता था, लेकिन अब निकलने से पहले एक बार माँ की तबीयत पूछने के साथ साथ आध्या से भी कह देता, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। यह सुनकर आध्या केवल मुस्कुरा देती। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही विहान है जिसने शादी की पहली रात उसे अपने जीवन से दूर रहने के लिए कहा था। आज उसकी चिंता करने लगा है। एक शाम विहान ऑफिस से सामान्य दिनों की तुलना में काफी जल्दी घर लौट आया। राजीव और सुनंदा अपने कमरे में आराम कर रहे थे। पूरे घर में हल्की सी खामोशी थी। तभी उसकी नजर बगीचे की तरफ गई। आध्या हाथ में पानी की पाइप लिए पौधों को सींच रही थी। डूबते सूरज की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। हवा के हल्के झोंकों से उसके खुले बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे और वह उन्हें कानों के पीछे करती जा रही थी। विहान कुछ क्षण वहीं खड़ा उसे देखता रह गया। पहली बार उसने उसे किसी जिम्मेदारी निभाने वाली बहू की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद सरल और खूबसूरत लड़की की तरह देखा। उसी समय अचानक पाइप का दबाव बढ़ गया और पानी सीधे आध्या के ऊपर आ गया। कुछ ही पल में उसकी साड़ी भीग गई। वह घबराकर पाइप बंद करने लगी, लेकिन उसका पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि पीछे खड़े विहान ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। आध्या का संतुलन बिगड़ चुका था और वह सीधे विहान की बाहों में आ गिरी। कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर गया। दोनों की निगाहें पहली बार इतने करीब से मिली। आध्या की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे खुद अपनी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। विहान भी कुछ क्षण तक उसे देखता रह गया। उसके भीगे हुए चेहरे पर मासूमियत पहले से भी ज्यादा निखर आई थी। आध्या ने झेप कर धीरे से अपनी नजरें झुका ली। विहान ने धीमी आवाज में पूछा, तुम ठीक हो? आध्या ने हल्के से सिर हिलाया, जी। उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी विहान की बाहों में है। वह तुरंत अलग हो गई और शर्म से मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद, अगर आप नहीं पकड़ते तो मैं गिर जाती। विहान भी हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला,
अब लगता है तुम्हें पौधों से ज्यादा खुद का ध्यान रखने की जरूरत है। आध्या पहली बार उसके सामने खुलकर मुस्कुराई। उसकी वह मुस्कान सीधे विहान के दिल तक उतर गई। रात को खाने की मेज पर पूरे परिवार ने साथ खाना खाया। काफी दिनों बाद माहौल हल्का था। राजीव किसी पुराने किस्से पर हंस रहे थे। सुनंदा भी मुस्कुरा रही थी। तभी विहान ने देखा कि आध्या ने खुद खाना नहीं लिया है। उसने पूछा, तुमने खाना खा लिया? आध्या ने सहजता से कहा, पहले आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। विहान ने पहली बार थोड़ा सख्त स्वर अपनाया। नहीं, आज तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। आध्या ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। सुनंदा और राजीव भी एक दूसरे को देखने लगे। आध्या धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। अचानक दोनों की नजरें मिली। आध्या शर्मा कर नजरें झुका ली। उस रात विहान को देर तक नींद नहीं आई। बार बार वही पल उसकी आंखों के सामने आ रहा था, जब आध्या उसकी बाहों में थी। वह खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैं सचमुच बदल रहा हूँ, या फिर पहली बार किसी इंसान को उसके दिल से पहचान रहा हूँ। दूसरी ओर आध्या भी अपने कमरे में बैठी उसी घटना को याद कर रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि विहान की आंखों में अब पहले जैसी दूरी नहीं रही। उसके मन में एक नई उम्मीद ने धीरे धीरे जन्म लेना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने खुद को समझाया, नहीं आध्या, उम्मीदें जितनी कम होगी, दर्द भी उतना ही कम होगा। अगले दिन रविवार था। राजीव ने सुझाव दिया कि पूरा परिवार समुद्र किनारे कुछ समय बिताने चले। सुनंदा ने भी हामी भर दी। काफी दिनों बाद सभी एक साथ बाहर निकले। शाम के समय समुद्र किनारे ठंडी हवाएं चल रही थी। लहरें बार बार किनारे से टकरा रही थी। लोग अपने परिवारों के साथ हंसते मुस्कुराते घूम रहे थे। आध्या शायद पहली बार मुंबई के समुद्र को इतने करीब से देख रही थी। उसकी आंखों में बच्चे जैसी चमक थी। वह धीरे धीरे पानी के पास चली गई। एक लहर अचानक उसके पैरों से टकराई तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी वह निश्चल हंसी सुनकर विहान अनायास मुस्कुरा उठा। राजीव ने यह देखकर धीमे से सुनंदा से कहा, देखा, हमारी बहू की मुस्कान कितनी सुंदर है। सुनंदा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। इसी बीच तेज हवा का झोंका आया। आध्या के बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। वह उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। विहान उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसके हाथ से उड़ता हुआ दुपट्टा पकड़कर उसे थमा दिया। दोनों कुछ क्षण तक चुप रहे। फिर विहान ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें समुद्र पसंद है? आध्या मुस्कुराई, बहुत। बचपन से सिर्फ तस्वीरों में देखा था, आज पहली बार इतने करीब से देख रही हूँ। विहान बोला, अगर पहले पता होता तो शायद तुम्हें पहले ही यहाँ ले आता। आध्या ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई बनावट नहीं था। वह बात दिल से कह रहा था। कुछ दूर एक छोटा बच्चा दौड़ते दौड़ते गिर गया और रोने लगा। आध्या तुरंत उसकी तरफ भागी। उसने बच्चे को उठाकर प्यार से चुप कराया और उसके घुटने पर लगी रेत साफ कर दी। बच्चा मुस्कुराने लगा। विहान यह सब देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि आध्या के भीतर सिर्फ सहन करने की ताकत ही नहीं, बल्कि दूसरों को खुश करने का अनोखा गुण भी है। वह जितना उसे समझ रहा था, उतना ही उसके करीब खींचता जा रहा था और कियारा से दूर होता जा रहा था। सूरज धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा था। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर चुका था। उसी सुनहरी रोशनी में आध्या समुद्र की लहरों को निहार रही थी। विहान ने अनजाने में उसकी तरफ देखा और उसके दिल से एक आवाज निकली, शायद भगवान ने मेरी जिंदगी में इसे किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े कारण से भेजा है। उधर आध्या ने भी पहली बार मन ही मन भगवान से एक छोटी सी दुआ मांगी। अगर मेरे हिस्से में सचमुच प्यार लिखा है तो उसे किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि उसके अपने दिल से मिलना चाहिए। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोले, लेकिन उस शाम समुद्र की लहरों ने उनके बीच की खामोशी में भी एक नया रिश्ता लिखना शुरू कर दिया था। उन्हें अभी पता नहीं था कि उनका यह बढ़ता हुआ अपनापन किसी और की आंखों में चुभने लगा है। दूर खड़ी कियारा ने उन्हें साथ देखा तो वह जल भूनकर खाक हो गई और उन्हें अलग करने का षड्यंत्र रचने लगी। समुद्र किनारे बिताई वह शाम बीत चुकी थी, लेकिन उसकी यादें अभी भी विहान और आध्या दोनों के दिलों में ताजा थी। अगले दिन जब विहान ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसकी नजर अनायास ही रसोई की तरफ चली गई। आध्या हमेशा की तरह सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, लेकिन आज ना जाने क्यों उसे देखकर विहान के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। आध्या ने भी जब उसे देखा तो हल्के से मुस्कुरा कर बोली, नाश्ता तैयार है, पहले खा लीजिए, फिर ऑफिस जाइए।
विहान बिना कुछ कहे कुर्सी पर बैठ गया। आध्या ने उसकी प्लेट में गर्मा गर्म पराठे और दही रख दिए। विहान ने पहला निवाला खाया तो मुस्कुरा कर बोला, इतना स्वादिष्ट नाश्ता तो मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया। आध्या ने शर्माते हुए कहा, अगर सच में अच्छा लगा हो तो शाम को आपकी पसंद का खाना भी बना दूंगी। विहान ने पहली बार बिना झिझक मुस्कुरा कर कहा, अब लगता है मेरी पसंद तुम्हें याद रहने लगी है। यह सुनकर आध्या के गाल हल्के गुलाबी हो गए। उसने सिर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान छिप नहीं सकी। विहान ऑफिस पहुंच तो गया, लेकिन आज उसका मन काम में नहीं लग रहा था। हर थोड़ी देर में उसे आध्या का मुस्कुराता चेहरा याद आ रहा था। वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके दिल में क्या हो रहा है। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कियारा का नाम चमक रहा था। उसने कुछ पल सोचा, फिर कॉल उठा ली। कियारा ने मिलने की जिद की। विहान ने मना करना चाहा, लेकिन आखिरकार शाम को एक कैफे में मिलने के लिए तैयार हो गया। शाम को जब दोनों आमने सामने बैठे तो कियारा ने सीधे पूछा, विहान सच सच बताओ, क्या तुम आध्या के करीब आ रहे हो? विहान कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं खुद नहीं जानता कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, लेकिन इतना जरूर समझ गया हूँ कि आध्या बहुत अच्छी इंसान है। कियारा की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, मतलब अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए पहले जैसी जगह नहीं रही? विहान ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारा सम्मान आज भी करता हूँ, लेकिन शादी के बाद मेरी जिम्मेदारियां बदल गई है। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता। यह सुनते ही कियारा की आंखों में दर्द के साथ गुस्सा भी उतर आया। उसने बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई और वहां से चली गई। जाते जाते उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इतनी आसानी से विहान को आध्या का नहीं होने देगी। उधर घर में आध्या पूरे मन से रात के खाने की तैयारी कर रही थी। उसे याद था कि सुबह विहान ने उसकी तारीफ की थी, इसलिए उसने उनकी पसंद के सभी व्यंजन बनाए। रात को जब विहान घर लौटा तो खाने की मेज पर उसकी पसंद का खाना देखकर वह हैरान रह गया। उसने मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे पनीर और दाल मखनी पसंद है? आध्या ने धीरे से जवाब दिया, पापा जी से पूछा था, उन्होंने बताया कि बचपन से आपको ये दोनों चीजें बहुत पसंद है। विहान कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि यह लड़की बिना कुछ कहे उसकी छोटी छोटी पसंद का भी ख्याल रखने लगी है। खाना खाने के बाद विहान अपने कमरे में जाने लगा। तभी उसने देखा कि आध्या सोफे पर बैठी कुछ लिख रही है। उसने पास जाकर पूछा, क्या लिख रही हो? आध्या घबरा गई और कॉपी बंद कर दी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। विहान मुस्कुराया, दिखाओ तो सही। आध्या ने झिझकते हुए कॉपी उसकी ओर बढ़ा दी। उसमें कुछ छोटी छोटी कविताएं और जीवन के बारे में लिखे हुए विचार थे। विहान एक एक पन्ना पढ़ता गया। हर शब्द में सादगी, संवेदना और उम्मीद झलक रही थी। उसने कॉपी बंद की और कहा, तुम बहुत अच्छा लिखती हो। आध्या ने धीरे से कहा, ये सब मैंने माँ को याद करके लिखना शुरू किया था। जब भी उनकी याद आती है मैं कागज से बातें करने लगती हूँ। विहान का दिल भर आया। उसने पहली बार महसूस किया कि आध्या के भीतर कितना गहरा दर्द छिपा हुआ है, जिसे उसने कभी किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। उसी रात तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली भी चली गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। आध्या मोमबत्तियां जलाने लगी। तभी एक तेज गर्जना हुई। अनजाने में आध्या थोड़ा घबरा गई। उसके हाथ से मोमबत्ती गिरने ही वाली थी कि विहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मोमबत्ती बुझने से बच गई। दोनों की उंगलियां एक दूसरे में उलझ गई। कुछ पल तक दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। बाहर बारिश हो रही थी और भीतर दोनों के दिलों में अनकहे एहसास जन्म ले रहे थे। विहान ने बहुत धीरे से कहा, तुम डर गई थी? आध्या हल्की सी मुस्काई। बचपन से बिजली की तेज आवाज से थोड़ा डर लगता है। बिना कुछ सोचे विहान ने कहा, जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। ये शब्द सुनते ही आध्या की आंखें नम हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि यह भरोसा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि दिल से निकला है। तभी ऊपर से सुनंदा जी की आवाज आई, आध्या बेटा कहाँ हो? दोनों तुरंत अलग हो गए। आध्या जल्दी से मोमबत्ती लेकर ऊपर चली गई, लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह पहले कभी नहीं थी। रात को अपने कमरे में लेटे हुए विहान को बार बार वही पल याद आ रहा था। उसने पहली बार खुद से स्वीकार किया, शायद मैं आध्या से दूर नहीं रह पा रहा हूँ। दूसरी ओर आध्या ने अपनी डायरी खोली और उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से बनते हैं।
लेकिन उनकी यह बढ़ती हुई नजदीकियां अब कियारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अगले ही दिन कियारा ने मल्होत्रा हाउस पहुंचने का फैसला कर लिया। उसके हाथ में कुछ ऐसी बातें थी जिनसे वह आध्या और विहान के बीच गलतफहमियां पैदा करना चाहती थी। उसे पूरा विश्वास था कि अगर उनके विश्वास में दरार पड़ गई तो उनका रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो पाएगा। उसे यह नहीं पता था कि सच्चे रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत विश्वास होता है। अगली सुबह मल्होत्रा हाउस में सब कुछ सामान्य था। आध्या हमेशा की तरह रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। विहान भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी घर की डोरबेल बजी। नौकर ने दरवाजा खोला तो सामने कियारा खड़ी थी। महंगे कपड़े, चेहरे पर बनावटी मुस्कान और आंखों में छिपा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। नौकरों ने अंदर आकर बताया, साहब आपसे मिलने कोई मैडम आई है। विहान बाहर आया। कियारा को देखकर वह कुछ पल के लिए चुप रह गया। तुम यहाँ? उसने हैरानी से पूछा। कियारा हल्का सा मुस्कुराई। क्या मैं अपने पुराने दोस्त से मिलने भी नहीं आ सकती? इतने में राजीव और सुनंदा भी बाहर आ गए। विहान ने औपचारिक परिचय कराते हुए कहा, ये कियारा है, मेरी कॉलेज की दोस्त। कियारा ने मुस्कुराकर सबको नमस्ते किया। तभी उसकी नजर रसोई से बाहर आती आध्या पर पड़ी। आध्या ने भी विनम्रता से हाथ जोड़कर नमस्ते किया। कुछ क्षण तक दोनों एक दूसरे को देखती रही। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप ही हैं आध्या? आपके बारे में बहुत सुना है। आध्या ने शांत स्वर में कहा, जी आइए बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद आध्या चाय और नाश्ता लेकर आई। उसने सबके सामने ट्रे रखी। कियारा जानबूझकर उसे गौर से देख रही थी। वह समझ चुकी थी कि आध्या का स्वभाव बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। कुछ देर सामान्य बातचीत चलती रही। फिर कियारा ने कहा, विहान, क्या तुम मुझे अपना ऑफिस दिखाओगे? बहुत दिनों से नहीं देखा। विहान ने विनम्रता से कहा, आज शायद नहीं, ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। कियारा के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। ऑफिस जाने से पहले विहान ने पहली बार सबके सामने आध्या से कहा, मैं देर से आऊंगा, मेरा इंतजार मत करना और समय पर खाना खा लेना। आध्या ने धीरे से सिर हिला दिया। यह छोटी सी बात कियारा की आंखों से छिप नहीं सकी। उसने साफ महसूस किया कि विहान अब आध्या का ध्यान रखने लगा है। विहान के ऑफिस जाने के बाद कियारा कुछ देर और घर में रुकी रही। उसने मौका देखकर आध्या से कहा, अगर बुरा ना मानो तो थोड़ी देर बात कर सकती हूँ। आध्या मुस्कुराई, जी क्यों नहीं। दोनों बगीचे में जाकर बैठ गईं। कुछ क्षण तक खामोशी रही। फिर कियारा ने सीधे कहा, तुम जानती हो ना कि विहान मुझसे प्यार करता था? आध्या ने शांत भाव से उत्तर दिया, जी, मुझे शादी की पहली रात ही उन्होंने सब बता दिया था। कियारा उसके जवाब से थोड़ा चौंक गई। फिर भी तुम इस रिश्ते को निभा रही हो? आध्या ने मुस्कुरा कर कहा, रिश्ते सिर्फ अधिकार से नहीं निभते, विश्वास और सम्मान से भी निभते हैं। कियारा ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हें सच में लगता है कि एक दिन विहान तुमसे प्यार करने लगेगा? आध्या ने कुछ पल आसमान की ओर देखा, फिर धीरे से बोली, मैंने कभी उनसे प्यार की मांग नहीं की। मुझे बस इतना चाहिए कि वो हमेशा खुश रहे। अगर उनकी खुशी मुझसे दूर रहकर है, तब भी मुझे शिकायत नहीं होगी। यह सुनकर पहली बार कियारा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सोचा था कि आध्या असुरक्षित महसूस करेगी, लेकिन उसके शांत और सच्चे जवाब ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। शाम को कियारा वहां से चली गई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उधर ऑफिस में विहान लगातार काम कर रहा था। अचानक उसे याद आया कि आज आध्या की बीएड परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन भरने की आखिरी तारीख है। उसने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी देखी। आवेदन की प्रक्रिया अभी भी खुली थी। शाम को घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले आध्या को बुलाया। आध्या, तुम्हारे सारे शैक्षणिक प्रमाण पत्र कहाँ हैं? आध्या हैरान रह गई। जी अलमारी में है, लेकिन क्यों? विहान मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई यही खत्म नहीं होगी। कल हम तुम्हारा परीक्षा फॉर्म भरेंगे। आध्या को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। लेकिन माँ जी। इतने में राजीव भी वहां आ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे सपने को पूरा करने का अधिकार तुम्हें है बेटी। आध्या की आंखें भर आई। तभी सुनिंदा भी कमरे से आ गई। सबकी नजरें उनकी ओर चली गई। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अगर घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए पढ़ाई कर सकती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आध्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह तुरंत सुनंदा के पास गई और उनके पैर छू लिए। धन्यवाद माँ जी, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सुनंदा ने पहली बार उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा।
मुझे भरोसा है। यह दृश्य देखकर विहान के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। उस रात आध्या अपने कमरे में बैठी अपनी किताबों को बड़े प्यार से देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इतने दिनों बाद उसे लग रहा था कि उसके सपनों को फिर से पंख मिल गए हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विहान, तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम्हारी शादी कियारा से नहीं बल्कि आध्या नाम की लड़की से हो। एक पल के लिए जैसे समय थम गया। विहान को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह अचानक खड़ा हो गया। क्या? आध्या? ये आध्या कौन है पापा? मैं उसे जानता तक नहीं। विहान ने गुस्से से कहा। लेकिन पापा, किसी का एहसान उतारने का मतलब यह तो नहीं कि मेरी पूरी जिंदगी का फैसला कर दिया जाए। मैं कियारा से प्यार करता हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। मुंबई शहर की चमचमाती रोशनी, आसमान को छूती ऊंची ऊंची इमारतें और चौबीसों घंटे दौड़ती जिंदगी के बीच विहान मल्होत्रा नाम का एक युवक रहता था। उम्र सिर्फ 28 साल, लेकिन मेहनत, समझदारी और लगन के दम पर उसने बिजनेस की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली थी। शहर के बड़े बड़े उद्योगपति भी उसकी काबिलियत की तारीफ करते थे। सुबह से रात तक उसकी जिंदगी मीटिंग्स, क्लाइंट्स, नए प्रोजेक्ट्स और बिजनेस डील्स के इर्द गिर्द घूमती थी। सफलता उसके कदम चूम रही थी, लेकिन इस चमक दमक के पीछे उसकी जिंदगी का एक ऐसा सच छिपा था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। काम खत्म होने के बाद उसके दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता था, जब वह अपनी गर्लफ्रेंड कियारा से मिलता। दोनों कॉलेज के दिनों से एक दूसरे के साथ थे। दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। दोनों ने साथ जीने मरने के सपने देखे थे और अब दोनों परिवार वालों से शादी की बात करने की तैयारी कर रहे थे। विहान को पूरा विश्वास था कि कियारा ही उसकी जीवन संगिनी बनेगी, लेकिन किस्मत अक्सर इंसान की बनाई हुई योजनाओं पर मुस्कुरा देती है। विहान के परिवार में पिछले कुछ महीनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसके पिता राजीव मल्होत्रा अनुभवी बिजनेसमैन थे, लेकिन बढ़ती उम्र और जिम्मेदारियों ने उन्हें थका दिया था। दूसरी ओर उसकी मां सुनंदा की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और दिल की गंभीर बीमारी थी। डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कह दिया था कि किसी भी बड़े मानसिक तनाव या गहरे सदमे में उनकी जान को खतरा हो सकता है। यह बात पूरे परिवार को अंदर ही अंदर डरा रही थी। विहान अपनी माँ से बेहद प्यार करता था। बचपन से ही लेकर आज तक उसने माँ को कभी दुखी नहीं देखना चाहा था। उनकी मुस्कान ही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। एक शाम ऑफिस से निकलते समय विहान के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर पिता का नाम चमक रहा था। उसने तुरंत कॉल उठाई। उधर से राजीव की गंभीर आवाज सुनाई दी। बेटा, आज सीधे घर आ जाना, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारी माँ भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि विहान का दिल अनजाने डर से भर गया। उसने बिना कोई सवाल किए हाँ कहा और तुरंत घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि पूरा माहौल असामान्य रूप से शांत था। पिता स्टडी रूम में बैठे थे और माँ अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनके चेहरे की कमजोरी देखकर विहान का दिल भर आया। वह उनके पास जाकर बैठ गया, उनका हाथ अपने हाथों में लिया और धीमे स्वर में बोला, माँ, कैसी तबीयत है आपकी? सुनंदा ने हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की और बोली, अब तुम आ गए हो तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। उनकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा कमजोर थी। राजीव ने विहान को अपने पास बैठने का इशारा किया। कुछ क्षण तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, मैं बात घुमाकर नहीं करूंगा। डॉक्टरों ने तुम्हारी माँ की हालत को लेकर हमें साफ चेतावनी दी है। उन्हें किसी भी तरह का मानसिक आघात नहीं मिलना चाहिए। उनकी एक आखिरी इच्छा है और वह चाहती है कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। विहान ने बिना देर किए जवाब दिया, तो इसमें समस्या क्या है पापा? मैं भी कियारा से शादी करना चाहता हूँ। आप लोग चाहे तो अगले महीने ही बात आगे बढ़ा सकते हैं। राजीव ने धीरे से सिर हिलाया और बोले, समस्या यही है बेटा। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम्हारी शादी कियारा से नहीं बल्कि आध्या नाम की लड़की से हो। एक पल के लिए जैसे समय थम गया। विहान को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह अचानक खड़ा हो गया। क्या? आध्या? ये आध्या कौन है पापा? मैं उसे जानता तक नहीं। राजीव ने शांत स्वर में कहा, आध्या एक छोटे शहर की लड़की है। उसकी माँ तुम्हारी माँ की बचपन की सबसे करीबी सहेली थी। कई साल पहले जब तुम्हारी माँ बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ी थी, तब आध्या की माँ ने दिन रात उसकी सेवा की थी। उसी समय तुम्हारी माँ ने मन ही मन ठान लिया था कि अगर कभी मौका मिला तो आध्या को अपनी बहू बनाएंगी।
लेकिन कुछ साल पहले आध्या की माँ इस दुनिया से चली गई। तब से वह लड़की अकेली है, अपनी चाची के घर रहकर पढ़ाई कर रही है। तुम्हारी माँ आज भी उसे अपनी बेटी की तरह मानती है। विहान ने गुस्से से कहा। लेकिन पापा, किसी का एहसान उतारने का मतलब यह तो नहीं कि मेरी पूरी जिंदगी का फैसला कर दिया जाए। मैं कियारा से प्यार करता हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। राजीव की आवाज भर्रा गई। अगर तुम मना कर दोगे तो तुम्हारी माँ टूट जाएगी बेटा। डॉक्टर पहले ही कह चुके हैं कि कोई भी बड़ा सदमा उनकी जान ले सकता है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी पत्नी को खोना भी नहीं चाहता। इतना सुनते ही सुनिंदा ने कांपते हुए हाथ से विहान का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, अगर मेरी कोई बात कभी मानी हो तो बस ये आखिरी इच्छा पूरी कर दो। आध्या बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस घर को संभाल लेगी। विहान के भीतर जैसे दो दुनिया आपस में टकरा रही थी। एक तरफ कियारा के साथ बिताए गए सालों का प्यार था, दूसरी तरफ माँ की जिंदगी। वह कुछ देर तक कमरे में चुपचाप टहलता रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। आखिर बिना कुछ कहे वह घर से बाहर निकल गया। उसके कदम अनजाने में कियारा के घर की ओर बढ़ गए। दरवाजा खुलते ही कियारा मुस्कुराई, लेकिन विहान का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी मुस्कान गायब हो गई। क्या हुआ विहान, सब ठीक तो है? उसने घबरा कर पूछा। विहान ने गहरी सांस ली और पूरी बात बता दी। एक एक शब्द सुनते ही कियारा की आंखों में आंसू भर आए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें अपने लिए फैसला लेना चाहिए। विहान ने उसका हाथ थाम लिया। काश बात इतनी आसान होती कियारा। अगर मैं मना कर दूं और माँ को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। कियारा रोते हुए बोली। तो क्या हमारे सारे सपने ऐसे ही खत्म हो जाएंगे? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था? विहान के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे थोड़ा समय दो, मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि सही क्या है। उस रात विहान अपने अपार्टमेंट की छत पर अकेला खड़ा रहा। उस रात विहान अपने अपार्टमेंट की छत पर अकेला खड़ा देर तक मुंबई की रोशनियों को देखता रहा। शहर पहले जैसा ही था, लेकिन उसकी जिंदगी पल भर में बदल चुकी थी। एक तरफ माँ की सांसें थी, दूसरी तरफ उसका अपना प्यार। पूरी रात वह सो नहीं सका। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया। वह सीधे पिता के पास गया और धीमी आवाज में बोला, पापा, मैं तैयार हूँ। अगर मेरी शादी से माँ की खुशी और उनकी सेहत जुड़ी है तो मैं ये रिश्ता स्वीकार करता हूँ। लेकिन एक बात साफ है, मैं ये शादी सिर्फ माँ के लिए कर रहा हूँ। राजीव की आंखों में राहत के आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को गले लगा लिया। जब सुनंदा को यह खबर मिली तो कई दिनों बाद उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौटी। उन्हें लगा जैसे उनकी सबसे बड़ी चिंता खत्म हो गई हो। लेकिन उसी समय कहीं शहर के दूसरे कोने में कियारा टूटकर बिखर रही थी और एक छोटे से शहर में रहने वाली आध्या को अभी तक यह भी नहीं पता था कि किस्मत उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। छोटे से शहर रायगढ़ के एक पुराने मोहल्ले में आध्या अपनी चाची सविता के घर रहती थी। माता पिता का साया बचपन में ही उसके सिर से उठ चुका था। उसकी माँ के निधन के बाद चाची ने उसे अपने घर तो रख लिया था, लेकिन कभी बेटी का प्यार नहीं दिया। घर के हर काम की जिम्मेदारी उसी पर थी। सुबह सबसे पहले उठना, आंगन में झाड़ू लगाना, पानी भरना, रसोई संभालना और फिर कॉलेज जाना, यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। इन सब के बावजूद उसने कभी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। उसका सपना था कि एक दिन वह एक अच्छी टीचर बने और अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी माँ का सपना पूरा करे। बीएड की पढ़ाई उसके लिए सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि नई जिंदगी की उम्मीद थी। उस दिन भी आध्या अपनी किताब लेकर बैठी ही थी कि चाची की तेज आवाज सुनाई दी, आध्या कहाँ मर गई? घर का काम छोड़कर फिर किताबों में घुस गई। पढ़ लिख कर कौन सी कलेक्टर बनना है? आध्या ने बिना कुछ कहे किताब बंद कर दी और रसोई की ओर चली गई। वह जानती थी कि जवाब देने से सिर्फ अपमान मिलेगा। उसने चुपचाप खाना बनाया, बर्तन साफ किए और फिर कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। तभी चाची ने उसे रोक लिया। आज कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। आध्या एक पल के लिए चौंक गई। मुझे देखने? उसने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, शादी का रिश्ता आया है। अब तुम्हारी उम्र भी हो गई है।
जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा है। आध्या ने कुछ नहीं कहा। उसने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा था। उसके सारे सपने उसकी पढ़ाई और नौकरी तक ही सीमित थे। लेकिन चाची के सामने उसकी कोई नहीं चलती थी। वह अपने कमरे में गई, माँ की तस्वीर के सामने बैठी और धीरे से बोली, माँ, अगर आज आप होती तो शायद मेरी जिंदगी का फैसला कोई और नहीं करता। दोपहर होते होते घर में हलचल शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद एक बड़ी कार घर के बाहर आकर रुकी। उसमें से राजीव मल्होत्रा उतरे। उनके साथ दो रिश्तेदार भी थे। चाची तुरंत बनावटी मुस्कान के साथ उनका स्वागत करने लगी। आध्या को साधारण गुलाबी रंग की साड़ी पहनाकर सामने बुलाया गया। उसने सिर झुकाकर सबको नमस्ते किया। राजीव ने पहली नजर में ही महसूस कर लिया कि लड़की बेहद सादगी पसंद है। उसके चेहरे पर बनावटीपन नहीं था। आंखों में मासूमियत थी और बात करने का तरीका बहुत विनम्र था। उन्होंने उससे पूछा, बेटी, अभी क्या पढ़ रही हो? आध्या ने धीरे से जवाब दिया, जी, बीएड कर रही हूँ। आगे स्कूल में टीचर बनना चाहती हूँ। अगर शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखने का मौका मिले तो क्या पढ़ोगी? आध्या ने पहली बार हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जी, अगर अनुमति मिले तो मैं जरूर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहूंगी। राजीव ने संतोष की सांस ली। उन्हें लगा कि सुनंदा की पसंद सचमुच गलत नहीं थी। बातचीत खत्म होने के बाद वे बाहर आ गए। चाची भी उनके पीछे पीछे चली गई। कुछ देर तक दोनों के बीच बातें होती रहीं। आखिर में राजीव ने कहा, अगर आध्या को कोई आपत्ति नहीं है तो हमें यह रिश्ता स्वीकार है। चाची के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। उन्होंने बिना एक पल गंवाए तुरंत हामी भर दी। उन्हें आध्या के भविष्य से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि अब उनकी जिम्मेदारी खत्म होने वाली थी। शाम को चाची ने आध्या को अपने कमरे में बुलाया। लड़के वालों ने रिश्ता पक्का कर दिया है। लड़का मुंबई का बड़ा बिजनेसमैन है। करोड़ों की संपत्ति है। तुम्हारी किस्मत खुल गई। आध्या कुछ पल तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, लेकिन चाची, क्या उन्होंने मुझे देखा भी है? क्या लड़के की भी इस रिश्ते के लिए सहमति है? चाची ने झुंझला कर कहा, इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, यही बहुत है। ज्यादा सवाल मत पूछो। उस रात आध्या को बिल्कुल नींद नहीं आई। मन में अनगिनत सवाल थे। जिस इंसान से उसकी शादी होने वाली थी, उसने उसे देखा भी होगा या नहीं? वह कैसा होगा? क्या वह उसकी पढ़ाई जारी रखने देगा? क्या वह उसे समझ पाएगा? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। उधर मुंबई में विहान भी बेचैन था। उसने कई बार कियारा का नंबर मिलाया। आखिरकार दोनों एक कैफे में मिले। कियारा की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। उसने विहान की तरफ देखते हुए कहा, क्या सच में तुम ये शादी करने वाले हो? विहान ने भारी आवाज में कहा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है कियारा। रास्ता हमेशा होता है विहान, तुम सिर्फ कोशिश नहीं करना चाहते। अगर मेरी एक जिद से माँ को कुछ हो गया तो क्या मैं सारी जिंदगी खुद को माफ कर पाऊंगा? कियारा की आंखों से आंसू बह निकले। तो हमारे रिश्ते का क्या होगा? विहान ने नजरें झुका ली। मैं नहीं जानता, लेकिन अभी मैं सिर्फ माँ के बारे में सोच सकता हूँ। कियारा कुर्सी से उठी और बोली, अगर तुमने किसी और से शादी कर ली तो शायद मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर वह वहां से चली गई। विहान उसे जाता हुआ देखता रह गया, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से बंध गए थे। वह उसे रोकना चाहता था, मगर हालात उसके हाथ में नहीं थे। अगले कुछ दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दोनों परिवारों के बीच रस्मों की तारीख तय हो गई। विहान ने एक बार भी आध्या से बात करने की कोशिश नहीं की। दूसरी ओर आध्या ने भी अपनी किस्मत मानकर सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसे बस इतना बताया गया था कि उसका होने वाला पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। शादी से एक दिन पहले आध्या अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठी थी। उसने तस्वीर को सीने से लगाया और आंसू रोकते हुए बोली, माँ, मैं नहीं जानती कि मेरी नई जिंदगी कैसी होगी। बस इतना आशीर्वाद देना कि जहाँ भी जाऊं अपने संस्कार कभी ना भूलूं और हर मुश्किल का सामना हिम्मत से कर सकूं। उधर उसी रात विहान अंदर आया। उसके हाथ में एक सुंदर सा गिफ्ट पैकेट था। उसने पैकेट आध्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। आध्या ने आश्चर्य से पूछा, मेरे लिए? हाँ, खोल कर देखो। आध्या ने धीरे धीरे पैकेट खोला। अंदर नई डायरी, कुछ बेहतरीन पेन और बीएड की नई किताबों का पूरा सेट था। आध्या की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने भावुक होकर पूछा, आपको कैसे पता कि मुझे इन किताबों की जरूरत थी? विहान मुस्कुराया,
क्योंकि अब मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ। आध्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। विहान ने पहली बार बिना झिझक उसके आंसू अपनी उंगलियों से पोंछ दिए और बहुत धीरे से कहा, अब तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मैं चाहता हूँ कि अब इनमें सिर्फ मुस्कान रहे। उस पल दोनों एक दूसरे को बस देखते रह गए। बिना किसी इजहार के उनके दिल एक दूसरे के और करीब आ चुके थे। अगली सुबह मल्होत्रा हाउस में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। विहान ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। आध्या ने हमेशा की तरह उसके लिए नाश्ता लगाया और मुस्कुरा कर कहा, समय पर खाना खा लीजिएगा। विहान ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अब दोनों के बीच पहले जैसी झिझक नहीं रही थी। शब्द कम थे, लेकिन अपनापन साफ दिखाई देता था। उधर कियारा ने अपना आखिरी दांव चलने का फैसला कर लिया। उसने सुनंदा जी के मोबाइल पर कुछ ऐसी तस्वीरें और पुराने संदेश भेज दिए जिनमें वह और विहान कॉलेज के दिनों में साथ दिखाई दे रहे थे। साथ ही उसने एक संदेश भी लिखा, विहान आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। आध्या उसकी जिंदगी में सिर्फ मजबूरी है। अगर विश्वास नहीं है तो उससे पूछ लीजिए। संदेश पढ़ते ही सुनंदा जी का मन बेचैन हो गया। उन्होंने बिना कुछ कहे विहान के लौटने का इंतजार किया। शाम को जैसे ही विहान घर पहुंचा, सुनंदा जी ने उसे अपने कमरे में बुलाया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने मोबाइल विहान के सामने रखते हुए पूछा, क्या ये सब सच है? विहान ने मोबाइल देखा। तस्वीरें सच थी, लेकिन वे उसके पुराने जीवन का हिस्सा थी। उसने शांत स्वर में कहा, हाँ माँ, ये सब मेरे अतीत का सच है, लेकिन ये आज का सच नहीं है। तो आज का सच क्या है विहान? विहान कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, आज का सच यह है कि मैंने जिंदगी में पहली बार किसी इंसान का दिल देखा है, और वह दिल आध्या का है। दरवाजे के बाहर खड़ी आध्या ने यह बात सुन ली। उसकी आंखें भर आई। विहान आगे बोला, शादी के दिन मैंने आध्या के साथ बहुत अन्याय किया था। उसे सम्मान तक नहीं दिया, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने माँ बाप की सेवा की, इस घर को अपना घर बनाया, मेरे हर दुख सुख का ध्यान रखा और बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। अगर आज मैं किसी से सच्चा प्यार करता हूँ तो वह आध्या है। सुनंदा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी हर गलती याद आने लगी। वे तुरंत कमरे से बाहर आई। आध्या अभी भी सिर झुकाए खड़ी थी। सुनंदा जी उसके सामने आकर रुक गई। कांपते हाथों से उन्होंने आध्या का चेहरा ऊपर उठाया और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें कभी बहू नहीं समझा, हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन तुमने हर बार मुझे माँ का सम्मान दिया। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। आध्या की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने तुरंत सुनंदा जी के हाथ पकड़ लिए और कहा, माँ जी, माँ अपनी बेटी से माफी नहीं मांगती। जो बीत गया उसे भूल जाइए। इतना सुनते ही सुनंदा जी ने उसे गले से लगा लिया। पूरे घर की आंखें नम हो गई। राजीव मुस्कुराते हुए बोले, आज हमारा परिवार सच में पूरा हो गया। उसी समय डोरबेल बजी। दरवाजा खुला तो सामने कियारा खड़ी थी। उसके चेहरे पर उम्मीद थी, लेकिन घर के अंदर का माहौल देखकर वह सब समझ गई। विहान उसके सामने आया। कियारा ने धीमी आवाज में पूछा, तो यही तुम्हारा फैसला है? विहान ने शांत स्वर में कहा, तुम मेरे जीवन का एक खूबसूरत अध्याय थी कियारा, लेकिन अध्याय हमेशा पूरी किताब नहीं बनते। आज मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य दोनों आध्या के साथ है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा सम्मान रखूंगा, लेकिन अब मेरे दिल में सिर्फ अपनी पत्नी के लिए जगह है। कियारा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आध्या की तरफ देखा और कहा, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें प्यार नहीं, किसी का विश्वास मिला है। उसका हमेशा ख्याल रखना। आध्या ने मुस्कुरा कर कहा, आप भी हमेशा खुश रहे। कियारा बिना किसी शिकायत के वहां से चली गई। जाते जाते उसने अपने मन का सारा बोझ भी वहीं छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद आध्या ने अपनी बीएड की परीक्षा दी। विहान रोज उसे कॉलेज छोड़ने जाता और वापस लेने भी आता। परीक्षा खत्म होने के बाद जब परिणाम आया तो आध्या पूरे जिले में प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण हुई। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ महीनों बाद उसे एक प्रतिष्ठित स्कूल में अध्यापिका की नौकरी भी मिल गई। जिस लड़की को कभी अपनी किताबें छिपाकर पढ़नी थी, आज वही बच्चों का भविष्य संवारने जा रही थी। उस शाम पूरा परिवार घर की छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। मुंबई की चमचमाती रोशनियां दूर तक फैली हुई थी। विहान धीरे धीरे आध्या के पास आया और बोला, क्या तुम्हें याद है शादी की पहली रात मैंने तुमसे कहा था कि तुमसे कभी कोई रिश्ता नहीं रखूंगा? आध्या मुस्कुरा कर बोली, हाँ याद है।
विहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज उसी बात के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। क्या तुम अपने इस जिद्दी पति को दिल से माफ कर सकती हो? आध्या की आंखें नम हो गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैंने तो आपको उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन आपने मेरे सपनों को अपना सपना बना लिया था। विहान ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। आई लव यू आध्या, शायद जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था, उससे कहीं ज्यादा। आध्या की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने धीमे से कहा, आई लव यू टू विहान। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उस पल उन्हें महसूस हुआ कि सच्चा प्यार अचानक नहीं मिलता, बल्कि सम्मान, विश्वास, त्याग और धैर्य की नींव पर धीरे धीरे बनता है। कुछ समय बाद सुनंदा जी पूरी तरह स्वस्थ होने लगी। उनके चेहरे की मुस्कान लौट आई थी। राजीव पहले से अधिक निश्चिंत थे। घर में अब हर सुबह हंसी की आवाजें गूंजती थी। जहां कभी मजबूरी ने एक रिश्ता बनाया था, वहीं अब वही रिश्ता पूरे परिवार की सबसे बड़ी खुशी बन चुका था। मुंबई की वही चमचमाती रोशनियां आज भी हर रात आसमान को जगमगाती थी, लेकिन अब उन रोशनियों से कहीं ज्यादा उजाला विहान और आध्या के जीवन में था। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम केवल खूबसूरत शब्दों से नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान, धैर्य और निस्वार्थ साथ निभाने से जन्म लेता है। कभी कभी किस्मत जिन रिश्तों की शुरुआत मजबूरी से करती है, वही रिश्ते समय के साथ इंसान की सबसे खूबसूरत तकदीर बन जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।